आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 17 अगस्त है और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, कुसुम स्कीम, सर्विस फार्मर्स के लिए, और सोलर साइकिल का एम्पलीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फ्रीडम सेल है वो अब ख़त्म हो गई है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा 10,000 MCQ का कोर्स है वो लाइव है और वो लास्ट डे है आज। इसके बाद हम बैच ही बंद कर देंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले क्या क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जो सब सन्न रह गए। पीएम मोदी ने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम भारत के फ्रीडम फाइटर्स को, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो देखें, और जो हमारे देश ने उनका बलिदान की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है उनको देखें। फिर उसके बाद जो नेचुरल डिज़ास्टर है, उन्होंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और संवेदनाएं हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में जिनकी मौत हुई है। विकसित भारत 2047 में बोला कि भाई देखिए भारत को हम डेवलप्ड नेशन 2047 तक बना देंगे। पब्लिक कंट्रीब्यूशन में बोला कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व हो, अपने इनपुट्स जो है वो देते रहे, मैन्युफैक्चरिंग हब हो, गवर्नेंस जस्टिस सिस्टम। पब्लिसाइजिंग पनिशमेंट की अगर बात करी तो ग्रेटर पब्लिसिटी की बात है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भैया इनको ऐसा करो ना कि मतलब पब्लिसाइज करो, समझ रहे हो, फांसी से नीचे नहीं। और ऐसा डर फैलाओ, क्योंकि कोलकाता में रेप केस के बिना नाम लिए ये बोला कि ऐसा डर फैलाओ ना कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक सेक्युलर सिविल कोड हो जो कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉ से दूर हो। तो भैया इन्होंने ये साफ साफ बोल दिया है मोदी जी ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। सपोर्ट बांग्लादेश को बोला कि हम भारत को, मतलब बांग्लादेश को सपोर्ट करते रहेंगे और भारत जो है वो सपोर्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करेगा। फिर उसके बाद बोला कि भैया बहुत जरूरी है कि एक नेशन एक इलेक्शन हो। मुश्किल होता है, इट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही इलेक्शन हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शन जो होती है वो प्रॉब्लम खोल देती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्शन के लिए। आप बोलेंगे सर क्या बताया, सही से बोलो सर, सॉरी यार। तो एक्चुअली क्या है कि देखो, इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन हो, बट क्या पता 2 साल पहले यूपी में सरकार बनी हो, तो क्या आप उसको हटा दोगे। खैर यहाँ पे बोला है कि इलेक्शन जरूर होने चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन में इसके बहुत फायदे हैं, नुकसान भी है। फायदे ज्यादा हैं लेकिन नुकसान भी है अच्छे खासे। बोला कि भैया ग्रोथ जो है, मतलब एक तरीके से रिफॉर्मेशन आप करिए। जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कमाल की है, एग्जाम्पल देखिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफॉर्म जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हो। स्पेस कैपेबिलिटी, जैसे भारत ने आज ही SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर दिया है, एलॉन मस्क को टक्कर देने वाला है। तो बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्पेस सेक्टर है वो आगे बढ़े और स्टार्टअप्स में आए। डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम में बोला कि मोदी जी चाहते हैं कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम भारत में डेवलप हो ताकि जो स्टूडेंट है वो बाहर ना पढ़ने जाए। ये तो देखो यार बोल चलो अच्छा, मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन की बात करें तो बोला कि 75,000 नई मेडिकल सीट्स जो है अगले 5 साल में आ जाएंगी। जल जीवन मिशन, 15 करोड़ लोगों को हमने पानी दे दिया है। मिलेट्स को प्रमोट करिए श्री अन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, और बोला है कि मिलेट एक सुपर फूड है। नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है हमें उन पर गर्व होना चाहिए, जो आर्म्ड फोर्सेज ने किया है उस पर गर्व होना चाहिए, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरिस एग्रीमेंट टारगेट, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि भारत ओनली G20 कंट्री है जो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को मीट कर रहा है 2015 पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो ये बातें बोली हैं। और उसके बाद एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। 100 में से 83 शहर जो दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है वो भारत में। बधाई हो भाई। एयर पोल्यूशन की बात करें तो 21 लाख के करीब मौतें हुई हैं, जो कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। 99% जो पॉपुलेशन है वो इतनी खराब हवा अंदर ले रही है और टैक्स भरती जा रही। टैक्स दो, गंदी हवा लो, गंदा पानी लो, टैक्स भरो। WHO के स्टैंडर्ड्स की बहुत वेल बिलो WHO स्टैंडर्ड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है, भारत के कार्बन डाइऑक्साइड का 12% ये कंट्रीब्यूट करता है। इसमें हैवी व्हीकल्स जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, जैसे ट्रक हो गई, टेम्पो हो गई, जो मतलब बड़े बड़े। इसमें PM 2.5 एमिशन जो है वो बहुत भयानक तरीके से होता है, और वो आपके एकदम लंग्स में श्यों करके पेनिट्रेट करेंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात करें तो हैवी व्हीकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एमिट करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन की को भी कंट्रीब्यूट करते हैं।
और एयर क्वालिटी को ये वर्स करते जाते हैं, ठीक है। सो ये हैवी व्हीकल्स जो है वो 60 से 70% अर्बन व्हीकुलर पीएम एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो CAFE नॉर्म्स, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उन्होंने बोला कि हम अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे और CO2 एमिशंस को घटाएंगे। तो MIDC, मॉडिफाइड इंडिया ड्राइविंग साइकिल और वर्ल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर, ये 31 मार्च 2027 तक आ जाएगा। तो इसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आप कंज्यूम कर रहे हैं और एमिट कर रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो कैफे 3 और कैफे 4 की बात करें तो दे आर वेरी मच एम्बिशियस, लेकिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा सके, राइट। तो ये हिसाब किताब है। अब व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की बात करें, 2022 में आई थी। अब ये पॉलिसी क्या कर रही है कि जो ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट कर रही है। 20 साल से पुराने व्हीकल्स हैं और 15 साल के जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसको एक फिटनेस और कमीशन टेस्ट के थ्रू पास होना पड़ेगा। अगर फेलियर हुआ तो आपके रजिस्ट्रेशन खो सकता है और स्क्रैपिंग में जाता है ना, क्योंकि जब एक बार व्हीकल आपका खराब हो जाता है तो आप कबाड़ में बेचोगे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। मतलब सीधा बोल दिया जाए कि बकवास व्हीकल है, ये टेस्ट में फिट नहीं हो रहा है, तो इसको स्क्रैप कर दो। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं क्योंकि स्क्रैप यार्ड्स ही नहीं है कर्नाटक में, या फिर वॉलेंट्री नेचर है पॉलिसी का। लेकिन महाराष्ट्र क्या है कि इंसेंटिव देता है कि अगर आप स्क्रैपिंग कर रहे हो तो फिर हम आपको और इंसेंटिव देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथन करना है ताकि व्हीकल एमिशन को खत्म किया जा सके। ओपन गार्बेज बर्निंग ना हो, है ना, कूड़ा जो है वो पब्लिकली जला दिया जाता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस को रेगुलेट करें। फिर मास ट्रांजिट सोल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन से लड़ाई करना, एनहांस प्रमोट करना मास ट्रांजिट सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ वेरी क्रूशियल। सोलर साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया साइंस के लिए। तो ये सोलर साइकिल आप देख सकते हो, सन स्पॉट ये आपको काले काले दिख रहे हैं ना, इन्हीं को ही सन स्पॉट कहते हैं। जब भी ये ज़्यादा होंगे गर्मी बढ़ेगी, जब भी ये कम होंगे तो गर्मी घटेगी। तो सोलर साइकिल की अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है उन्होंने एक नया रिलेशन ढूंढ के निकाला है। किसके बीच, मतलब कहाँ से? ये कोड़ई कनाल जो कि एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, वहाँ का सोलर डेटा जो है वो एनालाइज किया। अब बताया कि भाई जो फ्यूचर सोलर साइकिल मैक्सिमम है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कमाल हो जाएगा यार, क्योंकि सोलर साइकिल ये खतरनाक होता है। स्पेस स्टॉर्म्स बढ़ जाते हैं जब ब्लैक स्पॉट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और इसमें होता क्या है कि फिर हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो स्पेस, ये जो सोलर विंड्स हैं ये इसका मेन कल्प्रिट है। तो इसमें कोरोनल मास इंजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स जो है वो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को कंप्रेस कर देता है और एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को ट्रिगर कर देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर स्पेस क्राफ्ट, एवरीथिंग, एस्ट्रोनॉट सब जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, 11 साल की पीरियोडिसिटी है। 11 साल, एक बार हर 11 साल में सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम होता है, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा सन स्पॉट होंगे वो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना सोलर मैक्सिमम सोलर मिनिमम है, ठीक है ना। तो इसीलिए सोलर साइकिल के एम्पलीट्यूड को प्रेडिक्ट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आपने कर लिया तो भाई आप अपने धरती को बचा पाओगे। ये सोलर स्टॉर्म्स यहाँ नहीं आते जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड है उसको हटा देती है, कवच है धरती की मैग्नेटिक फील्ड। डायनोमो मॉडल्स हैं, ठीक है, एक्सट्रापोलेशन है, प्रीकर्सर मॉडल्स है, मैथमेटिकल मॉडल्स है जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना सोलर स्टॉर्म आने वाला है। करंट सोलर एक्टिविटी को, अभी जो प्रीकर्सर मेथड है वो अभी करंट सोलर एक्टिविटी को देखता है और उसके बाद फ्यूचर क्या होगा सोलर मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसको देखता है ये। ओके, नया कोरिलेशन रिसर्चर ने ये डिस्कवर किया कि जो विड्थ है सुपर ग्रैनुलर सेल्स की सोलर सरफेस पे ड्यूरिंग सोलर साइकिल मिनिमम, दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, ठीक है ना। तो जितने ज्यादा सन स्पॉट होंगे भाई उतना ज्यादा सोलर साइकिल मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। मेथोडोलॉजी की बात करें तो सोलर क्रोमोस्फेरिक इमेजेस जो है वो ली गई हैं कोड़ई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से। डेटा लिया गया है 9 सोलर साइकिल्स का। उसके बाद प्रोफेसर KP राजू जो है वो लीड ऑथर है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इट्स बेसिकली जो सोलर सुपर ग्रैनुलर लेन है और जो सन स्पॉट्स नंबर उनमें एक बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब ये कोरिलेशन वीक है, लेकिन हम इसको देख के, इसको स्टडी करके 4-5 साल तक जो है वो बता सकते हैं कि सोलर साइकिल का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। तो एक तरीके से ये जो फाइंडिंग्स है ये एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में छपी है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
किसानों को सर्विसेज देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट। अभी नाबार्ड का एग्जाम भी आ रहा है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसके लिए 10,000 MCQ का हमने जो कोर्स चलाया वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो 15 अगस्त 2024 लॉन्च डेट है इसकी। किसानों को मदद किया जाएगा, पेस्ट को ये इफेक्टिवली मैनेज कर सके, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स जो है वो इनको गाइड करेंगे, और ये डिजिटली हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है कि सिर्फ किसान को यहाँ पे मोबाइल ऑन करना है और उसके बाद पेस्ट कंट्रोल अपने आप वो सीख जाएंगे, क्योंकि वो बता देंगे जो एक्सपर्ट्स हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जो हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम किसान को यहाँ उनका जो रोल है वो डिजिटल ज़्यादा हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो पेस्टिसाइड रिटेलर्स हैं, अब हम रोल कम करें। आमतौर पे ये पेस्टिसाइड्स रिटेलर्स के पास जाते हैं और वही बताते हैं, तो एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो AI टूल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। अब फार्मर्स जो है वो NPSS को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई इनकी फील्ड है, क्रॉप है, वो इन्फेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एक्सपर्ट्स इसको एनालाइज करेंगे और एक्यूरेट पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। NPSS जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एग्रीकल्चर में यहाँ पे इंटीग्रेट करने की बात है। सरकार का जो गोल है वो एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने का है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का है। इनिशिएटिव है वो फार्मर्स और साइंटिस्ट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, एनहांस करेगा। तो टारगेट ऑडियंस कौन है? 14 करोड़ किसान टारगेट ऑडियंस है। सॉइल हेल्थ की अगर बात करें तो पोस्ट मैनेजमेंट जो है वो सॉइल डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकती है और ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकती है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट की बात करें तो जो चैलेंज है करेक्ट पेस्टिसाइड्स को यूज करने का राइट अमाउंट में राइट टाइम पे, इट इज डेफिनेटली हेल्प टू प्रिवेंट एक्सेसिव यूज। यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी देवेश चतुर्वेदी की बात करें तो NPSS इज अ सेल्फ सस्टेनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, खुद से ही आप सीख सकते हो और यहाँ पे जो किसानों का कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली इससे बढ़ेगा प्रिसाइज पेस्ट कंट्रोल से, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांसमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में और एक साइंटिफिक बेस्ड सोल्यूशन आपको देगा। आखिरी करंट अफेयर कुसुम स्कीम की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की कुसुम स्कीम जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, 100 गीगावाट सोलर प्लांट किसानों को दिया जाएगा, 14 लाख सोलर पंप जो है वो बनाए जाएंगे और 35 लाख ग्रिड कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे। तो CRGF एक फंड बनाया जाएगा, ठीक है ना, जो कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड से या CRGF पे आ जाएगा और NCGTC को भी ये दिया जाएगा। तो जो CRGF स्कीम है उसको रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद गाइडलाइंस इसकी बहुत जल्द आने वाली है। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी तक 256 मेगावाट इंस्टॉल कर दिए गए सोलर पावर प्लांट्स। सोलर पंप्स 3,97,000, सोलराइज्ड पंप 13,500 और रिवाइज्ड डेडलाइन इसकी 2026 है। लैंड नहीं है भाई, चैलेंजेस सबसे बड़ी बात है कि लैंड नहीं है सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हमको समझना पड़ेगा। गुजरात और राजस्थान में डेजर्ट एरिया है वो, तो कैसे आप उसको सही करोगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ड्रोन टेक्नोलॉजी, GEAPP ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट डेवलप किया है, राजस्थान सरकार के साथ कोलैबोरेट किया है। मैप्स लैंड पार्सल्स जो है ड्रोन्स के साथ यूज किए गए हैं, राइट। रियल टाइम ट्रैकिंग यहां पे हमको देखने को मिलती है। करंट इंप्लीमेंटेशन तो राजस्थान 12.3 मेगावाट इंस्टॉल्ड है, टारगेट 100 मेगावाट की है 2024 तक। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तक इसको एक्सपैंड किया जाएगा। लैंड ओनर्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा, जो किसान रेंट लैंड के लिए देते हैं उनको भी, जो लैंड ओनर्स है उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा। उसके बाद राजस्थान का कंट्रीब्यूशन तो 200 मेगावाट तक, अभी तक 256 मेगावाट में वो कंट्रीब्यूट कर चुका है, ठीक है। तो ये चीज है, ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।